आपने बचपन में भी सुना होगा, एक जिसमें आप ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं और दूसरा जिसमें नहीं करते हैं, राइट। तो अभी तक तो बहुत बच्चों ने मन में आंसर दे भी दिया होगा। मूविंग फर्दर, सबसे हम पहला एग्जांपल लेते हैं, एकदम सिंपल ऑर्गेनिज्म, हम फाइलम के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे बेटा मैं बात करूं पॉलीफेरस, जो रेस्पिरेशन गिल्स से होती है उसे हम ब्रांकियल कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रांकियल रेस्पिरेशन। ये विंड पाइप की स्पेशलिटी क्या है? इसके ऊपर होते हैं सी शेप काटी लेजर से। Hello and welcome to the amazing platform of Physics Wala, and on Raftar you are back with your Diksha Sharma ma'am. So today we are going to start with a brand new chapter, and that is breathing and exchange of gases. तो बेटा आज जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी अगर हम बात करें, चाहे वो सीबीएसई है, आपके बोर्ड्स हैं या फिर नीट है, सबके पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर की वेटेज है बेटा मिनिमम 2 से मैक्सिमम 3 और 4 क्वेश्चन, एंड इसमें बड़े मजेदार एंड ट्रिकी क्वेश्चन भी बनते हैं। तो उन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और अपने मार्क्स और स्कोर्स अच्छे करने के लिए चलो आज पढ़ो आप अपने दीक्षा मैम से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, जब भी हम ये चैप्टर की बात करते हैं, जब भी हम इसकी बात करते हैं, तो हमारे ध्यान में ना दो चीजें आती हैं, एक ब्रीदिंग और एक रेस्पिरेशन आती है ना। तो व्हाट इज अ ब्रीदिंग एंड व्हाट इज अ रेस्पिरेशन, इन दोनों में क्या फर्क है? कभी आप रेस्पिरेशन वर्ड यूज करते हो, कभी ब्रीदिंग करते हो, बट एक्चुअल में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? लेट्स सी। ब्रीदिंग क्या है बेटा? अभी तुम सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, राइट? योगा करते हो ना ऐसे, आउट, राइट, ऐसे ही। तो उस टाइम पर आप कुछ नहीं कर रहे, आप सिर्फ फ्रेश एयर इनहेल कर रहे हो और जो फाउल एयर है उसे एक्सहेल कर रहे हो। सो इस फ्रेश एयर का अंदर आना और फाउल एयर, दैट इज बैड एयर, उसका बाहर जाना, इट्स ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इज नथिंग, जस्ट एयर का इन एंड आउट। रेस्पिरेशन क्या होता है फिर? रेस्पिरेशन होता है जब आपने वो एयर को अंदर लिया तो उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट गैस थी जिसका नाम है ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन जब आपके सेल्स में जाती है और सेल्स अपने फूड को ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीडेशन होती है फूड की, जिससे एनर्जी बनती है, उसे आप क्या बोलोगे? उसे आप बोलोगे रेस्पिरेशन, राइट। सो व्हाट इज ब्रीदिंग बेटा? चलो लिखते हैं, ब्रीदिंग क्या होता है? व्हाट इज ब्रीदिंग? इट इज द entry of fresh air and exhaling of foul air। जो बुरी एयर है उसको बाहर निकाल दे रहे हैं हम, और जो फ्रेश एयर है बेटा उसे आप अंदर ले रहे हैं, राइट। तो ये आपकी है ब्रीदिंग। अगर मैं बात करूं रेस्पिरेशन की, ये क्या है? इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। बेटा आप ग्लूकोज खाते हो ना? खाते हो या नहीं? सब खाते हैं, ठीक है। अभी तुमने जो रोटी खाई, राइस खाई, उसमें क्या है? अल्टीमेटली उसमें जो स्टार्च है वो टूटेगा, ग्लूकोज बनाएगा ना यार। तो यहाँ पर आपने जो ग्लूकोज खाया उस पे जब ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन होगा, ऑक्सीडाइज होगा, तो आप में CO2 बनेगा और वाटर बनेगा, और साथ में बनेगी बेटा एनर्जी। एंड दिस इज द पर्पस ऑफ योर, यस, व्हाट? द ऑक्सीडेशन। फाइन। तो इस तरह से ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलता है, यहाँ पर CO2 एंड वाटर बनते हैं, साथ में रिलीज होती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो ये था बेटा आपका डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और लेट्स टॉक अबाउट सम। सो व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन के क्या क्या डिफरेंट टाइप्स है? लेट्स सी।
तो बेटा देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, आपने बचपन में भी सुना होगा, एक जिसमें आप ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं और दूसरा जिसमें नहीं करते हैं, राइट। तो अभी तक तो बहुत बच्चों ने मन में आंसर दे भी दिया होगा। एक है बेटा आपका एरोबिक और दूसरा है एनारोबिक, राइट। अगर बेटा मैं बात करूं आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन की, इसमें बेटा आपका ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है टू ब्रेक डाउन द फूड, जिससे एनर्जी बनती है। जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में किया कि जब आपका ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो CO2 और वाटर बनता है और साथ में रिलीज होती है बहुत सारी एनर्जी, राइट। सो सिमिलरली एरोबिक वही है जो मैंने आपको पहले बताई, द ऑक्सीजन इज यूज्ड, इसमें ऑक्सीजन यूज होगा, ऑक्सीजन इज यूज्ड टू burn or break down the food to produce energy, ठीक है। अब दूसरे पे आते हैं एनारोबिक, इसमें हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हो सकता है वहां पर ऑक्सीजन हो बट वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन यूज नहीं कर रहा, और दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है कि वहां पर ऑक्सीजन ही नहीं है, दोनों चीजें हो सकती है। सो यहां पर दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन takes place in the absence of oxygen, मतलब there will be no oxygen involved in the process of respiration। जब respiration होगा तो वहां पर ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होगा। तो ये तो चलो आपको पता है आप में हो रही है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है एरोबिक वाली। ये वाली कहां पर होती है? ये साइटोप्लाज्म में होती है। कहां होती है? इन दी साइटोप्लाज्म। अगर मैं बात करूं एरोबिक और एनारोबिक की, द एरोबिक वन प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी एंड दिस वन प्रोड्यूसेस लेस एनर्जी। सो इसमें कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। सो व्हाट आर द एग्जांपल्स? हियर? क्या एग्जाम्पल्स हैं? कहाँ होती है? वो तो नॉर्मली तुम्हारे सेल इस टाइम कर रहे हैं, तुम पढ़ रहे हो, कर रहे हैं वो। बट जब तुम भागोगे, रनिंग करोगे या फिर ट्रैकिंग करोगे तो उस टाइम पर तुम्हारी मसल्स थकेंगी, मसल फटीग होगा स्केलेटल मसल को, और इतना काम करने के बाद उनको ऑक्सीजन की होगी कमी, और उस टाइम पर स्केलेटल मसल कैसे रिस्पायर करेंगी? एनारोबिकली, क्योंकि वो ऑक्सीजन नहीं है। सो वहां पर ग्लूकोज जब टूटेगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, CO2 और वाटर नहीं बनाएगा, वो क्या बनाएगा? वो लैक्टिक एसिड बनाएगा। सो यहां पर आपके स्केलेटल मसल में एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, और क्या प्रोड्यूस होता है बच्चा लोग? यहां पर प्रोड्यूस होता है लैक्टिक एसिड, राइट। इसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा था? CO2 और वाटर, जो हमने पीछे किया, ठीक है। अब क्या हम में और कहीं होती है एनारोबिक? सुना है कभी? नहीं सुना? सुना देते हैं। तो हमारे RBCs में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, और वहां पे प्रोडक्ट क्या बनता है बेटा? अल्कोहल, ठीक है। तो RBC में ना क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन बहुत सारा होता है उसमें। तो हीमोग्लोबिन को स्पेस बनाने के लिए या उसके लिए जगह बनाने के लिए हमारे RBC ने कुर्बानी दी अपने कुछ जैसे एक न्यूक्लियस की और साथ में माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो निकल गया, एंड आई हैव टोल्ड यू दिस रेस्पिरेशन ये काम पर होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, साइटोप्लाज्म में रेस्पिरेशन होगी, एंड दैट विल बी एनारोबिक, और इसमें क्या प्रोड्यूस होगा? अल्कोहल। इसके अलावा बेटा आपके वर्म्स होते हैं ना टम्मी में, टम्मी मतलब इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो हमारे वर्म्स जो इंटेस्टाइन में है उनको प्रॉपर वहां पर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो वहां पर वो भी कैसे रिस्पायर करेंगे?
एनारोबिकली। तो जो वर्म्स हमारे पास रहकर हमारा खाना खा रहे हैं उन्हें हम पैरासाइट कहेंगे सिंस वो बॉडी के अंदर रह रहे हैं तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, एंडोपैरासाइट। सो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि जो एंडोपैरासाइट है, लाइक योर टेप वर्म, एस्कैरिस, दे ऑल्सो अंडरगोज एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये एक तरह का उनका अडेप्टेशन है हमारी बॉडी में। एंड दे ऑल्सो प्रोड्यूसेस अल्कोहल। वो भी क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा, अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा तुम जो शुरू से सुनते आ रहे हो, कौन जो अल्कोहल फर्मेंटेशन में भी आपका बहुत हेल्प करती है, जो छोले भटूरे का डो बनाने में भी हेल्प करती है, आपकी यीस्ट ऑल्सो प्रोड्यूसेस अल्कोहल, राइट। तो बेटा ये कुछ एग्जाम्पल्स है एनारोबिक रेस्पिरेशन की। हमारे में बात करें, आवर स्केलेटल मसल एंड आरबीसीज दे बोथ अंडरगो एनारोबिक रेस्पिरेशन, राइट। सो ये था बेटा आपके रेस्पिरेशन के टाइप, जहां पर हमने दो टाइप किया, एक एरोबिक और दूसरी एनारोबिक। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बच्चे आपके और छोटे मोटे ऑर्गेनिजम्स को भी लेकर, तो हमारी रेस्पिरेशन दो तरह की होती है। एंड व्हाट इज दैट, वी हैव डायरेक्ट रेस्पिरेशन एंड वी हैव इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन, ठीक है। ये दो तरह की रेस्पिरेशन हमारे में होती है, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट, ओके। वन इज डायरेक्ट, अनदर इज इनडायरेक्ट। अब पूरे में ऑर्गेनिजम्स की बात करूं, एक छोटे से लेके हमारे तक, मतलब एक सिंगल सेल से लेके हमारे तक। देखो जो ऑर्गेनिज्म बड़े सिंपल से होते हैं उनमें लंग तो होगी नहीं। मैं अमीबा की बात करूं, अमीबा की, तो क्या उसमें लंग्स होगा, नहीं होगा। तो उनमें जो तरीका है रेस्पिरेशन का वो डिफरेंट है, हम में डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसमें बेटा आपकी जो एयर है वो डायरेक्टली अंदर जाएगी, यहाँ पर गैसेस का डायरेक्टली एक्सचेंज होगा या नहीं। ये एयर है, मान लो एयर में यहाँ पर ऑक्सीजन आ रही है, CO2 वापस बॉडी से जा रही है, ठीक है। तो एयर का और उस इंसान कह रही हूँ, सॉरी, उस एनिमल की बॉडी का एक जो दोनों का एक कांटेक्ट है, डायरेक्ट कांटेक्ट। तो इसलिए हमने इसका नाम डायरेक्ट रख दिया कि ये एक डायरेक्ट टाइप की रेस्पिरेशन है, बड़े बड़े ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं है, एयर डायरेक्ट कांटेक्ट में है। इनडायरेक्ट की बात करें बेटा, यहां पर क्या डिफरेंस है कि देयर इज इनडायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ एयर विद द बॉडी सेल। मान लो हम है, ठीक है, एयर है बाहर और मेरे लिवर के सेल को थोड़ी ना पता है एयर कहाँ है, नहीं पता ना उसको, पर उसको ऑक्सीजन तो चाहिए ना। तो वो एयर मेरे पहले लंग में जाएगी, वहां से गैस का एक्सचेंज होगा, आरबीसी में बैठकर फिर वो ऑक्सीजन मेरे लिवर में जाएगा। तो लिवर का क्या एयर से डायरेक्ट कांटेक्ट है, नहीं है। ऐसी रेस्पिरेशन को हम इनडायरेक्ट कहते हैं। सो डायरेक्ट रेस्पिरेशन में देयर इज डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ एयर विद बॉडी सेल। इसमें कोई कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते, no complex respiratory organs present, no complex respiratory organs present, मतलब complex respiratory organs are absent, okay। तीसरी बात अगर मैं इसमें करूं बेटा, ये कहां पर मिलते हैं, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, या फिर जो आपके लोअर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें, लोअर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म उनमें मिलते हैं, फाइन। अगर मैं बात करूं इनडायरेक्ट की, देयर इज इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, या कह लो देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द एयर विद द बॉडी सेल। तो मतलब यहां पर आपके ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। सो देयर इज नो direct contact of air with body cells। यहां पर respiratory organs are present,
रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। ओके बच्चा लोग, ये किस में होगा, ये एग्जाम्पल एक लिख देते हैं। कॉम्प्लेक्स सबसे कौन होते हैं, कॉर्डेट्स, तो उनमें ये टाइप ऑफ रेस्पिरेशन देखने को मिलती है। सो डू नॉट एवर गेट कंफ्यूज बिटवीन डायरेक्ट एंड द इनडायरेक्ट वन। ऑलराइट, आई होप बेटा आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं अबाउट द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। सो अब हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जब बात करी ली, तो वहां पे हमने एक चीज की और बात करी। क्या बात करी, यस हमने जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन की बात करी तो हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करी। अब वो जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, अब ये अलग अलग होंगे या नहीं। मेरे में लंग्स हैं पर मछली में तो गिल्स है ना। तो एवरी ऑर्गेनिज्म ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, उसने अपनी अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लिया, अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। कोई पानी में है तो वो उस अकॉर्डिंग है बंदा, ठीक है। यार मेरे मुंह से बंदा ही निकलेगा हर एनिमल के लिए, ठीक है। तो तुम भी अडेप्ट कर लो ठीक है। तो बेटा हर एक ऑर्गेनिज्म ने अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट किया, पहली बात। दूसरी, एवोल्यूशन में हर एक ऑर्गेनिज्म सिंपल से कॉम्प्लेक्स हुआ है। तो जिस तरह से उसके बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन है, हम पढ़ते हैं ना एनिमल किंगडम में कि सेलुलर एग्रीगेट होता है, टिश्यू लेवल होता है, ऑर्गन लेवल, देन ऑर्गन सिस्टम, फाइन। तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग भी उसके ऑर्गन्स बने हैं। तो हम कहते हैं कि एवरी ऑर्गेनिज्म ऑन दिस प्लेनेट अर्थ हैज डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। जैसे मैं फाइलम्स की बात करूं, ऐसे नहीं कि दो इंसेक्ट में ही अलग है, ऐसा नहीं। तो ऑर्गेनिजम्स ने अपने आप को अडेप्ट किया, तो जहां वो रह रहा है मतलब उसकी हैबिटेट, और दूसरी बात कि उसकी बॉडी कितनी कॉम्प्लेक्स है, इन दोनों चीजों पे डिपेंड करता है कि उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होगा। सो रेस्पिरेटरी ऑर्गन बेटा किससे इन्वॉल्व है, ये उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्रूशियल पार्ट होता है। तो ये किस पर डिपेंड करता है कि कैसा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा, एक वो कहां पर रह रहा है और दूसरा उसकी बॉडी कितनी कॉम्प्लेक्स है। सो द टाइप ऑफ, इस लाइन को जरूर लिखना और स्टार लगाकर लिखना, the type of respiratory organ, the type of respiratory organ in different organism is according to its habitat, मतलब उसका घर वो कहाँ रह रहा है, and its level of organization, इन दो चीजों पे डिपेंड करता है। अब हैबिटेट से मतलब where the organism lives, और level of organization, that means complexity of the body, ठीक है। अगर मैं बोलूं लंग्स की, लंग एक पूरा ऑर्गन है, तो क्या वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाले बंदे में होगा, वो नहीं होगा, क्योंकि उसमें तो अभी टिश्यू बने ऑर्गन बना ही नहीं। तो वो किसके पास होगा, ऑर्गन सिस्टम वाले के पास, वो सबसे ज्यादा ऑर्गन ऑर्गेनाइज है, उसकी बॉडी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। सो ये बात जरूर याद रखना बेटा कि द टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन डिपेंड्स अपॉन वेयर द ऑर्गेनिज्म लिव एंड व्हाट इज इट्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑलराइट, मूविंग फर्दर, सबसे हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं, एकदम सिंपल ऑर्गेनिज्म, हम फाइलम के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे बेटा मैं बात करूं पॉरीफेरेंस, पॉरीफेरेंस कौन होते हैं, आपके स्पॉन्जेस, ठीक है। आपके सिलियंट्रेट्स, जिनको निडेरियंस भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, निडेरियंस, ठीक है। जिसमें आपका जेलीफिश आते हैं, ओके, जिसमें आपको ये दिख रही है जेलीफिश, ये स्पॉन्जेस दिख रहे हैं, और ये तो आपको पता ही है ना, फ्लैटवर्म्स, प्लैटीहेलमिंथस। ये कौन है, प्लेनेरिया, ये प्लेनेरिया है, ओके, प्लैटीहेलमिंथस। इनमें बेटा अगर मैं बात करूं आपके स्पॉन्जेस की,
इसकी ऑर्गेनाइजेशन होती है सेलुलर एग्रीगेट, इसमें सिर्फ सेल्स का झुंड है, टिश्यू नहीं बना। इसमें सबसे पहले टिश्यूज आते हैं, इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, एंड देन वी हैव ऑर्गन लेवल। इसमें ये तीनों ही एक सिंपल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनमें अभी कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं बने। तो ये कैसे रिस्पायर करेंगे? थ्रू सिंपल डिफ्यूजन ओवर द बॉडी सरफेस। मतलब अगर ये प्लेनेरिया है, इसकी बॉडी से CO2 ऐसे डिफ्यूज होकर बाहर जाएगा और ऑक्सीजन अंदर आएगा, नो कॉम्प्लेक्सिटी एट ऑल। ठीक है, तो सिंपली इसमें भी होगा, इसमें भी बेटा क्या होगा? सिंपल सी बात है, इसमें भी क्या होगा? CO2 बाहर, ऑक्सीजन अंदर। सेम विद दिस महाशय, CO2 बाहर, ऑक्सीजन अंदर, विद द हेल्प ऑफ विच प्रोसेस? सिंपल डिफ्यूजन। इसमें क्वेश्चन कैसा बनता है? क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन होती है सिंपल डिफ्यूजन थ्रू बॉडी सरफेस से। अगर आपको इनमें से कोई महाशय दिखे तो, या इनके कोई भाई बहन दिखे, तो आप उसको आंसर लगाया ना। तो पहला हमने कैटेगरी किया ये वाला कि जिसमें सिंपली डिफ्यूज होकर बॉडी सरफेस से ही जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी CO2 बाहर निकाल देता है, ऑक्सीजन उठा देता है। अगला हम बेटा करेंगे अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म एक एनालिड है, यू ऑल नो दैट अर्थवॉर्म इज द एनालिड, इट बिलोंग्स टू एनालिडा, राइट। नाउ अबाउट अर्थवॉर्म, इसकी जो स्किन होती है बेटा, इसकी जो स्किन होती है वो बड़ी ही मॉइस्ट होती है। कैसे होती है आप अगर देख सकते हो इसको, ऑल राइट, इट वॉज अ वीडियो, इट्स फाइन। सो अगर आप यहाँ देख सकते हो बेटा, ये इसकी स्किन बड़ी मॉइस्ट होती है, गीली होती है। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म की स्किन गीली है, मॉइस्ट है, पतली है और उसमें बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई है, तो वो अपनी स्किन से ही ऑक्सीजन को एयर से उठा सकता है। और ऐसे रेस्पिरेशन जो मॉइस्ट स्किन या मॉइस्ट क्यूटिकल से होती है, उसे हम एक नाम देते हैं, दैट इज क्यूटेनियस respiration, right? So what is the cutaneous respiration? That takes place through moist cuticle और moist skin। और इस respiration के लिए 3 क्राइटेरिया क्या होने चाहिए बेटा? एक, moist skin, हाईली वैस्कुलर, मतलब इसमें ब्लड सप्लाई जरूर ज्यादा होनी चाहिए, एंड स्किन थिन होनी चाहिए, तो वो ऑर्गेनिज्म आराम से क्यूटेनियस कर सकता है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन की एक और एग्जांपल है, दैट इज योर फ्रॉग, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मॉइस्ट क्यूटिकल से सिंपली या स्किन से CO2 बाहर जाता है, ऑक्सीजन अंदर आता है। यहाँ पर हमने इसको क्यूटेनियस क्यों बोला है? बिकॉज इस ऑर्गेनिज्म में ये थोड़ा डेवलप हो गया है, इसकी स्किन बन चुकी है, इसलिए हमने इसको क्यूटेनियस का नाम दिया है। फाइन, और इसमें सीधा ब्लड में जाएगा। ओके, ये हाईली वैस्कुलर, तभी फायदा है बेटा इसका। फाइन बेटा, तो अर्थवॉर्म में कोई पूछे तो आप सीधा लिखाना, क्या लिखाओगे? कि क्यूटेनियस या मॉइस्ट स्किन से होता है। फिर आपको ये अपना दोस्त दिख रहा होगा बेटा, ये है एक इंसेक्ट, और इंसेक्ट में तुम्हारा एक सबसे अच्छा दोस्त जो मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है ऑलरेडी, एंड दैट इज योर कॉकरोच, राइट। तो आपके इंसेक्ट लाइक योर कॉकरोच, उसमें हमने क्या पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम में? दैट दे हैव ट्रैकियल ट्यूब्स, और वी कैन से स्पाइरिकल्स, जो छेद होते हैं, विच लीड्स टू ट्रैकिया, एंड अगेन छोटे छोटे ट्रैकियोल्स। तो ये सारे इंसेक्ट में मिलता है। अगर मैं एंट की बात करूं वो भी इंसेक्ट है, हनी बी की बात करूं वो भी इंसेक्ट है, हाउस फ्लाई की बात करूं तो वो भी इंसेक्ट है। इन सब में आपको क्या मिलेगा बेटा? ट्रैकिया एंड ट्रैकियोल्स। आई होप दैट्स प्रीटी क्लियर टू एवरीवन, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं, गिल्स पे आते हैं। अब बेटा गिल्स किस में होती है? गिल्स किस में होती है? गिल्स आपकी मछलियों में होती है, ये तुमने सुना होगा। बट बेटा कुछ एक्वाटिक अर्थ्रोपोड और मोलस्क, इनके पास भी गिल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, सो दे ऑल्सो रिस्पायर थ्रू गिल्स। अब अर्थ्रोपोड में एक तो इंसेक्ट आते हैं, ठीक है, इंसेक्ट ने ट्रैकिया ट्रैकियोल से किया। एक आते हैं बेटा जो पानी में रहते हैं, जैसे आपके प्रॉन्स, ठीक है। इनमें बेटा कैसे होगी रेस्पिरेशन? इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? गिल्स होते हैं। ओके, आगे देखते हैं।
आगे हमारे पास गिल्स, जो थोड़े और डेवलप गिल्स हैं, ठीक है। जो अर्थ्रोपोड्स हैं उनके गिल्स में थोड़ा फर्क होता है, ज्यादा नहीं होता, बट यस दे आर द मोर कॉम्प्लेक्स वन। तो गिल्स बेटा आपको फिशेस में भी मिलते हैं। जो रेस्पिरेशन गिल्स से होती है उसे हम ब्रैंकियल कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ओके, और ये एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में होती है, जैसे आपकी फिशेस। तो अगर आप ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये ढक्कन है ओपर्क्यूलम, और ये जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं दीज आर गिल्स। गिल्स में से पानी पास होता है, उसमें से ऑक्सीजन उठा ली जाती है। ओके, नेक्स्ट, और फिश एक वर्टिब्रेट है, सो वी हैव स्टार्टेड द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। ऑलराइट, आगे चलते हैं। आगे बेटा हमारे पास है लंग्स। तो आपको लंग्स कहाँ कहाँ मिलते हैं? आपको लंग्स मिलते हैं बेटा एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, एव्स में और मैमल्स में। चलो अब थोड़ा सा एक अलग बात करते हैं। अब बेटा आपके जो एम्फीबियंस हैं, ठीक है, कुछ एम्फीबियंस में एक्सटर्नल गिल्स होते हैं, ठीक है। तो एम्फीबियंस के पास लंग्स तो होते हैं। अगर कोई पूछे इनमें से लंग्स किस किस में हैं, और ऑप्शन में एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, मैमल्स और अर्थवर्म आ गया, ठीक है, मतलब इनमें से किस किस के पास लंग्स नहीं होते, अगर ये क्वेश्चन आया और क्वेश्चन में आया कि एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एव्स और अर्थवर्म, तो आप अर्थवर्म लगाओगे क्योंकि तुम्हें पता है एम्फीबियन में होता है। बट एम्फीबियन के पास अलग अलग कैटेगरी है, जैसे एक्सटर्नल गिल्स होते हैं कई एम्फीबियंस में, मड पपी में। अगर मैं बात करूं फ्रॉग की, फ्रॉग का लार्वा होता है बेटा टैडपोल। Tadpole larva of frog, it respires through gills, whereas the adult frog, it respires through cutaneous respiration, also through lungs, and it has buccopharyngeal cavity respiration. बेटा आपका फ्रॉग के पास बकल कैविटी और फेरिंग्स फ्यूज होते हैं, ठीक है। तो वो एक बड़ी कैविटी बन जाती है जिसमें स्किन बड़ी पतली होती है, और उसमें से जो आपकी एयर है वो आराम से पास कर सकती है, गैसेस डिफ्यूज कर सकते हैं। तो वो रेस्पिरेशन हुई बकोफेरेंजियल। फाइन, यहाँ पर एक लंग्स भी है एंड देन स्किन वाली क्यूटेनियस। गिल्स वाली रेस्पिरेशन को ब्रैंकियल कहते हैं, स्किन वाली को क्यूटेनियस। तो लंग्स वाली को हम क्या बोलेंगे? पल्मोनरी। तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन इज द रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस थ्रू लंग्स, ठीक है। अब आते हैं एव्स पे। इसकी लंग्स थोड़ी अलग दिख रही है। इसके लंग्स में बेटा ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहते हैं हम एयर सैक्स। सैक मतलब एक क्या बोल सकते हैं हम, जैसे बोरी होती है ना हमारे यहाँ, तो पंजाबी में बोरी कहते हैं, थैली कह लो, ठीक है, उस तरह से होते हैं। इसका फंक्शन क्या है? अब पंछी को उड़ना है तो उड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो वहां पर ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, तो हवा भी ज्यादा आनी चाहिए, राइट। तो एयर सैक क्या करते हैं? हवा ज्यादा लेकर आते हैं ताकि ज्यादा ऑक्सीजन डिफ्यूज हो सके। बट एयर सैक में कभी भी ऑक्सीजन इधर उधर नहीं जाती, डिफ्यूजन हमेशा लंग्स में ही होता है। लंग्स में यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या कहते हैं? एल्वेओलाई, राइट बेटा। तो इनका काम क्या है? टू कैरी एक्स्ट्रा एयर। ओके, सो बेटा ये सब ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें लंग होता है। अगर आप फ्रॉग की बात करो, अडल्ट फ्रॉग की, तो फ्रॉग में जो टैडपोल है वो गिल से रिस्पायर करता है, जो अडल्ट है वो स्किन से, लंग से एंड बकोफेरेंजियल कैविटी से रिस्पायर करता है। तो ये थे बेटा आपके एनिमल किंगडम की बात, जिसमें आपके ऑर्गेनिजम्स के पास अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट और वो कितने कॉम्प्लेक्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। लेट्स मूव फर्दर, अब और इंटरेस्टिंग बातें पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या है, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, सो अगर मैं पूरे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करूं और उसको दो में डिवाइड कर दूं, कितने में? दो में। तो मेरे पास एक तो पढ़ेंगे वो रास्ते जिसमें से एयर पास हो रही है, जिसे मैं बोलूंगी रेस्पिरेटरी पैसेजेस, और एक चीज आएगी मेरे पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जो क्या है बेटा? जो क्या है? लंग्स। So you all know we have
वन पेयर ऑफ लंग्स, रेड कलर, ठीक है। और काले हो जाते हैं मुकेश के, क्या था वो, मुकेश ही था, मुकेश था, रमेश था, कौन था वो जो मूवी के पहले में आता है। आजकल तो एड एक्चुअली चेंज भी हो गया है ना। तो अगर आप सिगरेट स्मोक करते हो तो काला टार बहुत काला कर देता है, तो जो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं उनके लंग्स काले हो जाते हैं, या जो एक्सेसिव पॉल्यूशन से एक्सपोज होते हैं फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, या ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं जहाँ कोयला वगैरह है, तो उनके भी लंग्स काले हो जाते हैं, ठीक है। सो वी हैव रेड कलर वन पेयर ऑफ लंग्स विच आर प्रेजेंट इन thoracic cavity. Now what is this thoracic cavity? Let's talk about basics. बेटा जी, आपके पास एक मस्कुलर फ्लैप लाइक डॉम शेप स्ट्रक्चर होता है जिसे आप क्या कहते हो, आप कहते हो डायफ्राम। क्या कहते हो, डायफ्राम। सो डायफ्राम क्या है, पहले डायफ्राम की कहानी सुनते हैं। ये आपकी बॉडी में प्रेजेंट है एकदम मिडल में यहां पर, ठीक है। ये होता है मसल का, इसका काम क्या है, ये ब्रीदिंग में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन ब्रीदिंग, ओके। अगर आपको इसका स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये डोम शेप है, डोम समझते हो, गुंबद, राइट। आपका जो डायफ्राम है, इसके ऊपर बॉडी में जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं थॉरैक्स, एंड नीचे वाले को कहते हैं एब्डोमेन। तो योर इंटायर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, डायफ्राम से ऊपर थॉरैक्स, डायफ्राम के नीचे एब्डोमेन। अब इनके अंदर जो जगह होगी, थॉरैक्स के अंदर जो जगह होगी, मैं बोलूं ये मेरा रीजन थॉरैक्स है, अब मेरे थॉरैक्स के अंदर जो जगह है मैं उसको कह देती हूं थोरैसिक कैविटी, ठीक है। सो बॉडी कैविटी इन द थॉरैक्स इज थोरैसिक कैविटी, सो द बॉडी कैविटी इन द एब्डोमेन विल बी एब्डोमिनल कैविटी। आई होप दैट्स प्रीटी क्लियर टू एवरीवन बच्चा लोग। यस, जोश है, नहीं है, खत्म हो गया। तो बेटा जी, अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो में डिवाइड करें, एक है रेस्पिरेटरी पैसेज, आपके नाक से शुरू होता है, लंग के अंदर जाता है, और एक है रेस्पिरेटरी ऑर्गन जिसमें आता है आपके लंग्स। एक पेयर लाल रंग के कहां प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट इन थोरैसिक कैविटी। सो व्हाट इज द थोरैसिक कैविटी, द बॉडी कैविटी ऑफ थॉरैक्स, एंड व्हाट इज द थॉरैक्स, आपके डायफ्राम के ऊपर की जगह इस थॉरैक्स, नीचे वाली एब्डोमेन। सो थॉरैक्स में आपका हार्ट भी प्रेजेंट है, ठीक है, दिल जो धड़कता है, ओके। बेटा अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी पैसेजेस की। मैंने कहा रेस्पिरेटरी पैसेज नाक से शुरू होता है, मान लो यार होता है ठीक है। तो यहां पर हम एक सुंदर सा किसी परम सुंदरी का नाक बनाते हैं, ठीक है, ये लो, ओके, मैग्नीफाइड है, इतना बड़ा नाक नहीं होता चलो, तो आपके नाक में जो छेद होते हैं उन छेद को हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेयर्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, नेयर्स। अब इसके अंदर आपको पता है ना क्या होता है, क्या होता है, इसके अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं, नहीं पता तो ऐसा करके शीशे में देख लेना बोलोगे मैम क्या बातें कर रहे हो आप, कोई बात नहीं, चलता है। तो यहाँ पर पूरा नाक बेटा 3 एरिया में डिवाइडेड है। एक एरिया जो आपको दिखता है वो है आपका वेस्टिब्यूलर रीजन। कौन सा रीजन है ये वाला बेटा आपका, दिस इज योर वेस्टिब्यूलर रीजन, ठीक है। वेस्टिब्यूलर रीजन में आपको क्या मिलता है, यहां पर मिलते हैं बेटा आपको छोटे छोटे बाल और म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड। क्या मिलता है, म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड। इन बाल को हम सिलिया भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इनको, सिलिया। एंड ये क्या है, म्यूकस ग्लैंड। जब भी आपको कोल्ड होता है, कॉमन कोल्ड होता है, तो वहां पर एक चीज होती है राइनाइटिस। राइनो वर्ड हम यूज करते हैं नाक के लिए। तो आपके नाक की जो सर्जरी करवाते हैं, बहुत लोग कराते हैं ना, वो
जो नाक की सर्जरी कराते हैं उसे राइनोप्लास्टी कहते हैं, ठीक है। तो राइनो वर्ड जब भी आएगा आप उसको नाक से एसोसिएट करना। आइटिस इज इन्फ्लेमेशन, जब भी आपको कॉमन कोल्ड होता है, राइनाइटिस होता है, जिसमें जो ये स्किन होती है सारी इन्फ्लेम हो जाती है, तो ये म्यूकस वाली ग्लैंड ज्यादा काम करती है, इसलिए आपके नाक में से बहुत सामान निकलता है ना, तो वो ये एक्सेसिव म्यूकस होता है। सो पहला रीजन हुआ वेस्टिब्यूलर रीजन। तो इसमें जो सिलिया है फिर उनका काम क्या है, म्यूकस ग्लैंड का काम क्या है, इनका काम है अगर एयर गंदी आ रही है उसमें से डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करना, और फिर जब म्यूकस बाहर आएगा तो वो बाहर फेंक देगा। तो बेसिकली इसका काम है टू ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स। ओके, ऑल राइट। सो बेटा अब नेक्स्ट रीजन पे आते हैं, ऊपर वाला रीजन। ये बेटा ये है इसका रेस्पिरेटरी रीजन, जिसमें 3 तरह की बोन्स होती हैं। इनको हम नेजल कॉन्के कहते हैं। क्या कहते हैं? नेजल कॉन्के। सो ऊपर वाला इज सुपीरियर, इधर वाला इज मिडल एंड नीचे वाला इज इंफीरियर नेजल कॉन्के। क्या नाम है इनका? नेजल कॉन्के। सो ये हड्डियां होती हैं बेटा, ठीक है। 3 पेयर है, क्योंकि हम नाक एक साइड से देख रहे हैं तो तुम्हें एक साइड की हड्डी दिखेगी, दूसरी तरफ भी इसकी हड्डी है, ठीक है। तो स्टोरी कहां से शुरू हुई बेटा? स्टोरी कहां से शुरू हुई? आपके एक्सटर्नल नेयर्स से शुरू हुई। आपके एक्सटर्नल नेयर्स कहाँ खुले? आपके एक्सटर्नल नेयर्स कहाँ खुले? नाक में। तो इस नाक के पूरे जो एरिया है जिसमें यू कैन प्रिक योर फिंगर, सो क्लीशे, सो उसे हम क्या कह देते हैं? नेजल चैम्बर। तो नेजल चैम्बर में 3 रीजन बेटा, यहाँ पर एक वेस्टिब्युलर, ऊपर वाला रीजन मैंने आपको क्या बताया बेटा, जहां पर 3 हड्डियां हैं, इसे कहते हैं रेस्पिरेटरी रीजन, ठीक है। रेस्पिरेटरी रीजन में ये 3 हड्डियां क्यों दी हैं? पहली बात, ये हड्डियां क्रिस क्रॉस मैनर में प्रेजेंट होती हैं, मतलब ऐसे ऐसे एक के बाद एक, ठीक है। उससे क्या होता है, अगर कोई चीज सीधी होती है तो उसके ऊपर उसका सरफेस एरिया कम होगा, क्योंकि उसके ऊपर स्किन भी कम लगेगी। अगर कोई चीज ऐसे प्रेजेंट होगी तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा। तो यहाँ पर ये क्रिस क्रॉस मैनर में है तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा, स्किन ज्यादा होगी। तो यहाँ से जो भी ठंडी हवा भागेगी, निकलेगी, वो उस ठंडी हवा को स्किन से टच होना पड़ेगा और उससे वो ठंडी हवा गर्म हो जाएगी। तो पहला काम ये क्या करता है, ये हवा को गर्म करता है, क्योंकि गर्म हवा में से जो गैसेस है वो ज्यादा जल्दी डिफ्यूज हो जाती हैं। दूसरा बेटा ये क्या काम करता है, अगर एयर ड्राई आ रही है तो वो उसे मॉइस्ट कर देता है, क्योंकि ड्राई एयर का डिफ्यूजन भी मुश्किल होता है। तो रेस्पिरेटरी रीजन का काम क्या है? इट वार्म एंड मॉइस्ट द एयर। ओके, क्यों? क्योंकि ये 3 बोन्स है। नेजल कॉन्के क्या है? बोन्स। ये क्या करते हैं? इंक्रीज सरफेस एरिया। अब ऊपर एक रीजन है बेटा, इस रीजन में क्या प्रेजेंट है? एक इपिथीलियम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? इपिथीलियम। क्या नाम है इसका? ऑल्फैक्टरी इपिथीलियम। और ऑल्फैक्टरी वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं? हम बेटा ये वर्ड यूज करते हैं फॉर योर स्मेल। किसके लिए? स्मेल। तो ये इपिथीलियम क्या करेगी, ये जो भी केमिकल्स होते हैं उसको पकड़ लेगी। इसके अंदर रिसेप्टर होते हैं जिसके पास न्यूरॉन होता है, वो ब्रेन से कनेक्टेड होता है। तो ये इपिथीलियम आपको स्मेल करने में हेल्प करती है। जैसे किसी ने परफ्यूम लगाया, कहीं मैगी बन रही है ना, तो उसकी जो स्मेल है वो इस एपिथेलियम से आती है। तो इस रीजन को मैं क्या बोल दूंगी बेटा? ऑल्फैक्टरी रीजन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑल्फैक्टरी रीजन? इट हेल्प्स इन स्मेल। किसमें काम करती है बेटा? ये स्मेलिंग में, ठीक है। तो ये बेटा नेजल चैम्बर के 3 रीजन है। द स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। अब नेजल चैम्बर बेटा किस में खुलेगा? ये खुलेगा आपके एक स्ट्रक्चर में जिसे कहते हैं फेरिंक्स। यहां पर भी पहले एक ओपनिंग होगी, उस ओपनिंग का नाम है इंटरनल लेयर्स। क्या नाम है? इंटरनल लेयर्स। तो अंदर भी एक ओपनिंग है,
फिर ये अल्टीमेटली कहाँ खुलेगा? फेरिंग्स में खुलेगा। किस में खुलेगा? फेरिंग्स में। एंड फेरिंग्स को हम क्या कहते हैं बच्चा लोग? इट्स द कॉमन चैम्बर, इट्स द कॉमन चैम्बर फॉर फूड एंड एयर। लेट्स सी हाउ। फॉर फूड एंड एयर, ओके। चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब बेटा आपने अगेन हम एक परम सुंदरी की फोटो बनाएंगे। ये बना दिया। परम सुंदरी क्यों? परम सुंदरा भी तो हो सकता है ना? सुंदरी का मेल वर्जन सुंदरा ही होगा ना? क्या होगा? पता नहीं क्या होगा। चलो इधर देखो, ये बेटा ये नाक है, मुंह है, ये तुमने अच्छे से देख लिया होगा। इधर हमारा पैलेट होता है। क्या होता है? हार्ड पैलेट। ठीक है, ये तुम्हें मैं डाइजेशन में भी बताऊंगी। ये नाक है, ठीक है। नाक में ये नेजल चैम्बर हुआ। ये क्या हुआ बच्चे? नेजल चैम्बर। ओके, अब नेजल चैम्बर यहां पर एक ओपनिंग होगी जिसे इंटरनल लेयर्स कहते हैं। अच्छा, बहुत बच्चों ने अगर नहीं भी तो आपने देखा होगा कि कोविड टेस्ट होता है ना, उसमें क्या करते हैं, उसमें वो जो स्वॉब लेते हैं तो उसको पूरी को जो भी होती है ईयरबड की जैसी होती है, उसको पूरा अंदर तक लेकर जाते हैं और सामने एक दीवार पे लगता है ना, तो वो आगे जाकर आपका नेजल स्वैब ले रहे हैं। अब माउथ में भी स्वैब लिया जाता है। जो नेजल वाला लेते हैं वो भी फेरिंग्स तक जाते हैं, यहाँ पर जो माउथ से लेते हैं वो भी फेरिंग्स तक जाता है। तो टेक्निकली फ्रॉम दिस टू दिस योर इंटायर एरिया इज फेरिंग्स। ये सारा आपका एरिया फेरिंग्स है, तो ये स्वैब यहीं से लेते हैं। ठीक है, पहली बात। तो जो आपका नाक के पास फेरिंग्स है, ठीक है, इसको छेद को थोड़ा नीचे कर देते हैं हम, इधर। ठीक है, इधर। तो ये जो आपका नाक के पास जो फेरिंग्स है इधर, ये वाला, ये इसको हम क्या कह देते हैं? नेजोफेरिंग्स। क्या कह देते हैं? नेजोफेरिंग्स। या कह लो द फेरिंग्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू इट्स लोकेशन। जो नाक के पास नेजोफेरिंग्स, जो माउथ के पास, माउथ में ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी वर्ड यूज करते हैं, ये हुआ बेटा आपका ओरोफेरिंग्स। और जो बेटा आपका लैरिंग्स द वॉइस बॉक्स के पास होता है उसे हम कह देते हैं लैरिंजोफेरिंग्स। लैरिंजोफेरिंग्स। ठीक है, अब यहां पर आपके पास क्या है? यहां पर बेटा आपके पास इधर एक पाइप इधर है, एक पाइप नीचे है, 2 पाइपें हैं इधर। ठीक है, जो पाइप पीछे है उसको मैं बोलती हूं ईसोफेगस, और फूड पाइप, क्या बोलती हूं? ईसोफेगस और फूड पाइप। ओके, जो पाइप इधर है इसका नाम है ट्रैकिया, विच इज माई विंड पाइप, जो मेरी क्या है? विंड पाइप। ओके, मेरे ट्रैकिया के ऊपर एक छोटा सा डब्बा लगा हुआ है। इस डब्बे को बेटा मैं क्या बोलूंगी? इसे मैं बोलूंगी लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स। ठीक है, अब बेटा इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं। यहां पर क्या है सिस्टम? ये आपका वॉइस बॉक्स है, ऐसे नीचे है, इसके कंटिन्यू होती है ट्रैकिया, लाइक दिस। ओके, सो दिस इज माय ट्रैकिया। इस ओपनिंग को मैं क्या बोलूंगी बेटा? इस ओपनिंग को मैं बोलूंगी ग्लॉटिस। क्या बोलूंगी? ग्लॉटिस, जिसमें से हवा अंदर जाती है। फाइन, ये मेरा अगर वॉइस बॉक्स है, ये भी आगे से ऐसा होता है। इसमें इधर 2 स्ट्रिंग लगे होते हैं जिसको मैं क्या बोलती हूँ बेटा? वोकल कॉर्ड। तो यहाँ पर ऐसे 2 स्ट्रिंग लगे होंगे बीच में, जिसे वोकल कॉर्ड बोलती हूँ। तो इसमें जो ये छेद है इसे मैं क्या बोलूंगी? ग्लॉटिस बोलूंगी। क्या बोलूंगी? ग्लॉटिस बोलूंगी। ठीक है, तो ग्लॉटिस क्या है बेटा? वो छेद है। ओके, अब इस छेद को कवर करता है एक ढक्कन। कौन कवर करता है? एक ढक्कन। इस ढक्कन का नाम क्या है बेटा? एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस। ठीक है, सो योर ग्लॉटिस, यहाँ पे थोड़ा अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है इसको थोड़ा वैसे लिख देते हैं। योर ग्लॉटिस इज कवर्ड बाय अ कार्टिलेजिनस फ्लैप। कौन सा? किसका बना? ये कार्टिलेज का बना है, जिसे मैं कहती हूँ एपिग्लॉटिस। क्या कहती हूँ बेटा? एपिग्लॉटिस। ओके, सो इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज।
ओके, अब अगर ये मेरा लैरिंक्स है तो बेटा इसको ऐसे कवर कर रहा होगा एपिग्लॉटिस, इसके ग्लॉटिस को। तो जब भी मैं खाना खाऊंगी एपिग्लॉटिस विल मेक श्योर वो फूड मेरा कहां पर जाए, वो मेरा फूड ईसोफेगस में जाए। तो मैंने खाना खाया, ये इधर से ऐसे जाएगा, वो यहाँ पर नहीं जाएगा। सो द फंक्शन ऑफ एपिग्लॉटिस इज इट विल कवर द ग्लॉटिस, ताकि खाना मेरी फूड पाइप में जाए, विंड पाइप में ना जाए। विंड पाइप में जाएगा तो मेरा चौक हो जाएगा, मैं मर जाऊंगी। ओके, मैं नहीं मरूंगी, जो भी करेगा ऐसे। अब आपने एक बचपन में देखा होगा बड़े लोग बोलते हैं कि खाना खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए। सही बोलते हैं, क्योंकि बेटा जब आप खाना खाते हो तो बोलते हो साथ साथ। जब आप बोलोगे, एपिग्लॉटिस आपका वॉइस बॉक्स का पार्ट है, तो वॉइस बॉक्स काम करेगा ना, क्योंकि वॉइस प्रोड्यूस करने में काम कर रहे हैं। तो वो एपिग्लॉटिस खुल जाएगा, वो उसे ढक नहीं पाएगा। अगर वो उसे ढकेगा नहीं तो खाना कहाँ चला जाएगा, विंड पाइप में। तो याद रखना, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिग्लॉटिस? एपिग्लॉटिस कवर्स glottis and prevents entry of food in windpipe. आई होप आपको ये सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो याद रखना, एपी का मतलब होता है अपॉन, ऊपर। तो ग्लॉटिस के ऊपर क्या? एपिग्लॉटिस। सिंपल। चलो, तो ये था बेटा आपका फेरिंग्स और आपका यहाँ पर जो वॉइस बॉक्स है लैरिंग्स। तो याद रखना, अगर आपको कोई पूछे लैरिंग्स किसका बना हुआ है तो आप क्या बोलोगे? लैरिंग्स इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। लैरिंग्स किसका बना है? कार्टिलेज। और उसके अंदर क्या होते हैं? वोकल कॉर्ड, जो आपको साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट लैरिंग्स। व्हाट इज लैरिंग्स? इट्स अ वॉइस बॉक्स made up of different types of cartilage, contain muscles, इसमें मसल्स भी होती हैं और वोकल कॉर्ड्स भी होती हैं। क्या करता है बेटा ये काम? प्रोडक्शन ऑफ साउंड। आई होप दैट्स प्रिटी क्लियर टू एवरीवन। यस, ये सबको समझ में आ रहा होगा बेटा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब बेटा हमने क्या किया? हमने कहा नेजल चैम्बर था, ठीक है। नेजल चैम्बर से आप फेरिंग्स में पहुंचे, फेरिंग्स से आप लैरिंग्स में पहुंचे। लैरिंग्स के बाद आपके पास क्या आएगा? ट्रैकी आएगा, जिसे आप विंड पाइप कहते हो। क्या कहते हो? विंड पाइप। तो बेटा ये रहा आपका लैरिंग्स, ठीक है। ये लैरिंग्स हुआ। इसे थोड़ा सुंदर सा बना देते हैं, ठीक है। ये आपका वॉइस बॉक्स हुआ। वॉइस बॉक्स के नीचे आपके पास एक 12 सेंटीमीटर लंबी पाइप है, ठीक है। इसे मैं क्या बोलती हूँ? विंड पाइप, जो आगे जाकर ब्रोंकाई में खुलती है। ओके, सो व्हाट डू आई हैव हियर? आई हैव द वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स। लैरिंग्स के नीचे आई हैव ट्रैकिया, जिसको मैं विंड पाइप कहती हूँ। क्या कहती हूँ? विंड पाइप। कितनी लंबी है बेटा ये विंड पाइप? ये है अराउंड 12 सेंटीमीटर लंबी। ओके, ये विंड पाइप की स्पेशलिटी क्या है? इसके ऊपर होते हैं सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग। सी फॉर कैट, तो जैसे सी लेटर होता है वैसे रिंग्स होते हैं, और वो रिंग्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ऐसे। तो हम कहते हैं दीज आर नॉट कंप्लीट रिंग्स, दीज आर नॉट कंप्लीट रिंग्स। कंप्लीट होता अगर वो पूरा गोल होता। इनकम्प्लीट क्यों? क्योंकि वो गोल नहीं है, वो सिर्फ हेमिस्फीयर है, ऐसे आधा है। तो वो कवर भी कैसे करते हैं? सिर्फ वेंट्रल साइड पे करता है, पीछे तो डॉर्सल साइड पे होता ही नहीं। ये तुम्हारी डॉर्सल होती है, ये वेंट्रल होती है, ठीक है।
तो ये सिर्फ यहाँ पर प्रेजेंट है वेंट्रली. सो वी से दे आर सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग विच आर इनकम्प्लीट डॉर्सली. पीछे की तरफ वो नहीं है. ठीक है, तो बेटा यहाँ पर ट्रैकिया का याद रखना, इट्स अ विंड पाइप एंड it contains C-shaped cartilaginous rings. क्या है इसमें? C-shaped cartilaginous rings. कार्टिलेजिनस रिंग का मतलब आई थिंक सबको पता होगा, कार्टिलेज के बने हुए रिंग, और कार्टिलेज सबको पता होगा क्योंकि आपने कनेक्टिव टिश्यू वाला टॉपिक जरूर देखा होगा. नहीं देखा तो गो बैक, पहले देख कर आओ. ठीक है, तो इट कंटेन्स सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग विच आर इनकम्प्लीट डॉर्सली. इनकम्प्लीट डॉर्सली. कितने बेटा कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं? अराउंड 14 to 16. हाउ आर दे प्रेजेंट? लेट्स सी. तो इस तरह से इसे कवर करते हैं. ये कार्टिलेजिनस रिंग बेटा सिर्फ इसमें ही नहीं, आगे तक होते हैं, इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक. ठीक है, अब इनिशियल ब्रोंकियोल्स क्या होते हैं वो हम अभी आगे पढ़ेंगे. सो दीज कार्टिलेजिनस रिंग्स, इनका काम क्या है? दीज रिंग प्रोटेक्ट द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग. अब बेटा जब भी आप सांस लेते हो तो सांस लेते वक्त ना आपकी जैसे एयर गई तो आपकी ट्रैकिया फूल गई, एयर वापस गई तो वो पिचक सकती थी. तो इसलिए उसको पिचकने से बचाने के लिए नेचर ने कार्टिलेज के रिंग्स दे दिए. और ये रिंग्स कहां से कहां तक होते हैं? फ्रॉम ट्रैकिया टू इनिशियल ब्रोंकियोल्स. बेटा घबराना नहीं है अगर इनिशियल ब्रोंकियोल नहीं पता क्या होते हैं. डोंट वरी अबाउट दिस, आई विल लेट यू नो इन द नेक्स्ट सेशन. ओके, तो ये यहां तक प्रेजेंट होते हैं. अब बेटा मैंने कहा ये ट्रैकिया दो आपके ब्रोंकाई में डिवाइड होती है जिन्हें हम कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई. सो दीज आर व्हाट? दीज आर प्राइमरी ब्रोंकाई. अगर कोई पूछे कि ये प्राइमरी ब्रोंकाई कहाँ पर आते हैं या ट्रैकिया कौन से जगह पर दो में डिवाइड हो रही है, आपकी बॉडी में एग्जैक्ट लोकेशन पूछी है, तो आप बोलोगे ट्रैकिया डिवाइड इनटू टू प्राइमरी ब्रोंकाई एट 5th thoracic vertebrae. बच्चा लोग आपके पास ना वर्टिब्रल कॉलम में पीछे, ठीक है ना, इसमें ये जो गर्दन में वर्टिब्रे होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम ना छोटे छोटे बोन के बनी होती हैं, तो उन बोन्स को हम कहते हैं वर्टिब्रे. गर्दन में जो होते हैं, यहाँ ये सर्विकल है, जो यहाँ पर है मेरे ये थोरैसिक है, जो यहाँ पर है मेरे लंबर है. तो यहाँ पर जो 5th thoracic होता है, टोटल 12 होते हैं, उसकी लोकेशन पे ये दो में डिवाइड करता है. ठीक है, तो ये था बेटा आपका थोरैसिक वर्टिब्रा पे जहाँ पे डिवाइड करता है. ये था आपका ट्रैकिया एंड ट्रैकिया डिवाइडेड टू प्राइमरी ब्रोंकाई. अब ये प्राइमरी ब्रोंकाई बेटा किसके अंदर जाएंगे? ये जाएंगे आपके लंग्स के अंदर. सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स. तो लेट्स सी बेटा क्या है आगे लंग्स का स्ट्रक्चर. अब बेटा मैंने कहा ट्रैकिया है, ठीक है, हमने ट्रैकिया बनाया था. ओके, अब ये ट्रैकिया दो प्राइमरी ब्रोंकाई में, अब ये ट्रैकिया दो प्राइमरी ब्रोंकाई में खुला. ठीक है, अब ये प्राइमरी ब्रोंकाई किस में जाएंगे बेटा? लंग्स में जाएंगे. कहाँ जाएंगे? लंग्स में. सो इफ दिस इज माय लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी एंड दिस इज माय राइट साइड, तो टेक्निकल सी सीधी सी बात है, इतना टेक्निकल भी नहीं है, ये मेरा राइट लंग हुआ. ओके, दिस इज माय राइट लंग एंड दिस विल बी माय लेफ्ट लंग. अगर आप देख पा रहे हो बेटा, मैंने लेफ्ट लंग थोड़ी लंबी बनाई है और पतली बनाई है, राइट लंग मैंने थोड़ी मोटी बनाई है. ओके, इसका क्या रीजन है अभी जानते हैं. आपको भी पता है आपके पास डायफ्राम होता है, ठीक है, इनके नीचे. अब बेटा अगर मैं बोलूं यू हैव वन पेयर ऑफ लंग और ये लंग्स आपके थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट है, तो ये लंग्स के जो थॉरिक्स रीजन के नीचे एक डायफ्राम होगा, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया. राइट साइड पे बेटा यू हैव एन ऑर्गन जिसका नाम है लिवर. तो लिवर की वजह से आपका राइट लंग थोड़ा ऊपर उठा होता है. लिवर की वजह से राइट लंग थोड़ा ऊपर उठा होता है. ठीक है,
और हार्ट की वजह से लेफ्ट लंग थोड़ा पतला होता है, क्योंकि आपको पता है हार्ट थोड़ा लेफ्ट साइड में होता है। फाइन। अब बेटा एक बात ध्यान से सुनना, यहां पर दो लंग के बीच में खाली जगह दिख रही है, ये वाली, ये खाली जगह, इस खाली जगह में हार्ट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बेटा इस खाली जगह में? हार्ट प्रेजेंट होता है। इस खाली जगह को, द स्पेस विच इज प्रेजेंट बिटवीन टू लंग्स, इसे हम कहते हैं मीडियस्टाइनम स्पेस। क्या कहते हैं? मीडियस्टाइनम स्पेस। और इसमें आपका एक ऑर्गन प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं हार्ट। ठीक है, हार्ट हमेशा यहाँ पर दो लंग्स के बीच में होता है और थोड़ा लेफ्ट की तरफ झुका होता है। तो जब आप एम्ब्रियो थे, आपका हार्ट फॉर्म हो रहा था, तो वो लेफ्ट की तरफ जा रहा था, जिसकी वजह से आपके लेफ्ट लंग में ये डिप्रेशन बन गया। बना ये डिप्रेशन। इस डिप्रेशन को मैं कहती हूँ कार्डियक नोच। क्या कहती हूँ? कार्डियक नोच। सो कार्डियक नोच क्या है बेटा? वो डिप्रेशन जो लेफ्ट लंग में है, किसकी वजह से? हार्ट के आने की वजह से। और ये सेंटर स्पेस जहां पर हार्ट प्रेजेंट है, इसे मैं बोलती हूँ मीडियस्टाइनम। ओके, सो याद रखना, दिस इज योर लेफ्ट लंग एंड लेफ्ट लंग इज लॉन्गर, राइट? और इसका वेट होता है अराउंड 565 ग्राम। ओके, ये है बेटा आपकी राइट लंग। राइट लंग होती है बेटा शॉर्टर पर ब्रॉडर। ओके, और ये हेवियर होती है, इसका वेट होता है अराउंड 625 ग्राम्स। ऑलराइट, अब अगर ये छोटी मोटी है, ये वाली, ये थोड़ी चौड़ी भी तो दिखेगी ना, तभी हमने ये इसको ब्रॉडर लिखा है। फाइन बेटा। अब ये जो आपकी लेफ्ट और राइट लंग है, ये जो लंग्स होती हैं, इनके अंदर लोब्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? लोब्स। और लोब्स आर डिवाइडेड बाय सम डिप्रेशन, जिनको आप फिशर कहते हो। क्या कहते हो? फिशर। तो फिशर ने बेटा, ये जो लाइन बीच में मैं खींच रही हूं, इन फिशर्स ने आपकी लंग को दो हिस्सों में बांट दिया। लेफ्ट लंग को द सुपीरियर लोब एंड द इंफीरियर लोब। वेयर एज यहां पर जो फिशर है वो दो हैं, और उन्होंने इसको, क्योंकि ये मोटी थी, बड़ी थी, तो उसको 3 लोब में डिवाइड कर दिया। तो यस, योर लंग्स, इसमें लोब्स भी होते हैं, लिवर में भी लोब्स होते हैं। तो ये ऊपर वाला बेटा लोब क्या बना? ऊपर वाला लोब क्या बना? ऊपर वाला सुपीरियर बोलोगे, सुपीरियर मतलब ऊपर वाला, ठीक है? और नीचे वाले को आप क्या बोलोगे? इंफीरियर लोब। ओके, और इसे आप बोलोगे, क्योंकि ये टेढ़ा फिशर है, सो दिस विल बी ऑब्लीक फिशर। ऑलराइट, इधर ये थोड़ा ऐसे हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट है फिशर, तो इसको हम हॉरिजॉन्टल फिशर कह देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा? हॉरिजॉन्टल फिशर। इसे हम बोल देते हैं ऑब्लीक फिशर। ओके, तो ये लोब्स क्या हुई बेटा? ये लोब्स क्या हुई? ये हो गई सुपीरियर लोब, ये हो गई मिडल लोब, और ये हो गई इंफीरियर लोब। ठीक है, ये इस तरह आपकी लंग्स होती हैं। अब बेटा आपको ना नेचर ने एक बड़ा ना मस्त सी चीज दी है। आप बहुत सुनोगे ना, आपसे कहोगे यार क्या बात है, आपके लंग्स को प्रोटेक्ट किया गया है। यस, आपके लंग्स को प्रोटेक्ट किया गया है। सो ये प्रोटेक्शन लंग्स को कैसे मिली? इनफैक्ट आपके बहुत सारे ऑर्गन्स को नेचर ने डबल मेम्ब्रेन से प्रोटेक्ट किया गया है, और इन डबल मेम्ब्रेन से आपके जैसे लंग्स हैं, आपके हार्ट हैं, इनकी प्रोटेक्शन में डिफरेंट कहते हैं ना कि शॉक एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी होती है। इनको अलग अलग तरीके से प्रोटेक्ट किया, अलग अलग तरीके से हमने उनको नाम दे दिए। अगर मैं बोलूं मेरी लंग्स के ऊपर, अगर मैं बोलूं बेटा मेरी लंग्स के ऊपर एक डबल मेम्ब्रेन की कवरिंग है, तो मान लोगे मेरी ये बात? माननी पड़ेगी यार। सो माई लंग इज कवर्ड बाय बोथ द लंग्स अ डबल मेम्ब्रेन लेयर एंड यू कॉल इट एज प्लूरा। आप क्या बोलते हो इसे? प्लूरा। इसमें 2 लेयर हैं, ये मैंने आपको बताया। एक अंदर वाली लेयर जो लंग्स के पास है, उसे मैं बोलती हूं इनर विजरल लेयर। क्या बोलती हूं? इनर विजरल लेयर। और जो बाहर वाली है उसे मैं बोलूंगी आउटर पेराइटल लेयर।
ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। अगर मेरे पास बेटा ये लंग है तो इस लंग के ऊपर यहां पर ऐसे 2 मेम्ब्रेन की कवरिंग है, लाइक दिस, फाइन, लाइक दिस। इस दोनों को मिला के मैं इनको बोलती हूं प्लूरा। क्या बोलती हूं? प्लूरा। जो बाहर वाली कवरिंग है, जो बाहर वाली है, दैट्स इज द आउटर लेयर विच इज पैराइटल लेयर, ठीक है, या इसे कह देते हैं आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या कह देते हैं? आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन। फिर अंदर वाली एक लेयर है, इसे हम क्या कह देते हैं? इनर विसरल लेयर, ठीक है, इसे हम इनर प्लूरल मेम्ब्रेन भी कह देते हैं। इनके बीच में एक कैविटी है जिसे कहते हैं हम प्लूरल कैविटी। क्या कहते हैं? प्लूरल कैविटी। इसके बीच में एक पानी जैसा कुछ है, इसे कहते हैं हम प्लूरल फ्लूइड। क्या कहते हैं? प्लूरल फ्लूइड। द फंक्शन ऑफ प्लूरल फ्लूइड इज इट हेल्प्स इन शॉक एब्जॉर्प्शन। अगर मान लो किसी ने मुक्का वुक्का मार दिया, शॉक एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और दूसरा, ये फ्रिक्शन कम करता है ताकि आपके लंग्स प्रोटेक्टेड रहे, रगड़ ना लगे। फाइन, तो इस तरह से प्लूरा एक डबल मेम्ब्रेन लेयर है दैट प्रोटेक्ट्स योर लंग्स। ओके, इसको भूलना नहीं है यार, कुछ भूल जाना, इसको नहीं भूलना। अगर कोई आपको पूछे कि जो इनर लेयर है, इनर प्लूरल, वो किसके कांटेक्ट में है, तो आप बोलोगे वो लंग्स के कांटेक्ट में है। देख रहे हो आप ये वाली अंदर वाली। अगर कोई पूछे बाहर वाली पैराइटल लेयर किसके कांटेक्ट में है, तो आप बोलोगे इट इज टुवर्ड्स थोरैसिक वॉल, क्योंकि थोरैक्स के पास नहीं होगी ना बेटा, बॉडी वॉल के पास, लंग्स के बाहर की तरफ है ना ये, ठीक है, ये लंग्स की तरफ है इनर वाली विसरल है। फाइन, तो ये हुई प्रोटेक्शन नंबर 1। देन व्हाट इज द अनदर प्रोटेक्शन? तो बेटा अब यहाँ पर एक प्रोटेक्शन तो मैंने बता दी आपको, दूसरी प्रोटेक्शन किसने दी है? दूसरी प्रोटेक्शन लंग्स को दी है एक बड़े ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर में जो आप लोकोमोशन एंड मूवमेंट में पढ़ते हो, जिसका नाम है रिब केज। क्या नाम है? रिब केज, ठीक है। So your lungs are protected by rib cage. So rib cage it contains lungs. इसके अंदर lungs होती हैं। फाइन बेटा, रिब केज बेटा किससे बनता है? आपके बॉडी में 3 साइड है, ये वेंट्रल है, ये डॉर्सल है, ये लेटरल है, साइड वाली, जैसे यार कॉकरोच में बताया था सेम ही है, ठीक है। तो डॉर्सली आपके पास क्या प्रेजेंट है, वेंट्रली क्या प्रेजेंट है एंड लेटरली क्या प्रेजेंट है, जिससे आपका रिब केज बनता है। सो एंटायर रिब केज कंटेन्स 3 बोन्स। फर्स्ट इज स्टर्नम जो यहाँ है, ब्रेस्ट बोन। सेकेंड इज थोरैसिक वर्टिब्रे जो पीछे प्रेजेंट है, और दोनों कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ रिब्स। ओके, तो यहाँ पर रिब केज इज फॉर्म्ड ऑफ 3 टाइप्स ऑफ बोन। डॉर्सली क्या प्रेजेंट है बेटा? थोरैसिक वर्टिब्रे। वेंट्रली क्या प्रेजेंट है बेटा? स्टर्नम। एंड लेटरली क्या प्रेजेंट है? रिब्स प्रेजेंट है। सो दिस फॉर्म्स द रिब केज। एंड रिब केज के अंदर लंग्स होती है। तो जब भी अगर लंग्स को ऑपरेट करना है या हार्ट का भी इन्फैक्ट करना है, तो हमेशा डॉक्टर क्या करते हैं, पहले उनको रिब केज को खोलना पड़ता है, फिर वो क्या करते हैं, उसको बाहर निकाल के सर्जरी करते हैं अगर कुछ ऐसा कंडीशन होता है। फाइन, सो दिस इज हाउ योर लंग्स आर प्रोटेक्टेड। ओके, लेट्स सी दी अनदर वन इम्पॉर्टेंट 3D इमेज जिससे आपको रिब केज का स्ट्रक्चर क्लियर होगा। ओके बेटा, तो चलो देखते हैं कि आपका रिब केज कैसा दिखता है। सो यू कैन सी है बेटा, ये आपका इतना स्ट्रक्चर पूरा रिब केज है, ठीक है। इसमें ये आपको सारे रिब्स दिख रहे हैं, ये आपकी स्टर्नम है, जो ये वाली बोन है, दिस वन इफ यू कैन सी, दिस इज योर स्टर्नम। और ये आपके जो लेटरली प्रेजेंट है, ऐसे अगर साइड में देखोगे ऐसे होता है, तो ये लेटरली ऐसे आपको रिब्स दिखेंगे। आगे द स्टर्नम मिलेगा, पीछे आपके कौन से वर्टिब्रे अटैच है, देखो रिब से, ये कौन से वर्टिब्रे अटैच है, ये है आपके बेटा थोरैसिक वर्टिब्रे। तो इस तरह आपका रिब केज होता है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? लंग्स और आपका हार्ट, राइट। तो इस तरह से बेटा आपका रिब केज होता है। आगे देखते हैं, लेट्स मूव फर्दर। यस, ओके,
तो अब बेटा अब हम क्वेश्चंस करेंगे कुछ रिगार्डिंग दिस टॉपिक विच वी हैव कवर्ड. फर्स्ट इज ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एक्सेप्ट during swallowing glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap called epiglottis. Pharynx, a portion of which is a common passage for food and air. The lungs are situated in the thoracic chamber, which is anatomically an airtight chamber. Rib cage is formed by sternum and lumbar vertebra. तो बेटा आपको इसमें से सारे स्टेटमेंट सही हैं, एक को छोड़कर, तो इनकरेक्ट ढूंढना है. फाइन. तो देखो इधर, जब भी आप खाना स्वेलो करते हो तो ग्लॉटिस जो कवरिंग होती है उसको एक कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज का जो कवर है वो क्या करता है, उसे ढक देता है. बिल्कुल ठीक है. और ये भी ठीक है क्योंकि वो इलास्टिक कार्टिलेज बनाता है, ये हमने कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ा था. सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सेकंड, फैरिंग्स एक ऐसा पोर्शन है जिसमें फूड एयर दोनों जाते हैं, ये भी ठीक है. लंग इज सिचुएटेड इन थोरासिक चैम्बर, अभी बताया, चैम्बर या कैविटी, एक ही बात, जो कि एक एयर टाइट है, ये भी ठीक है बेटा. ये एयर टाइट होता है, इसमें हवा थोड़ी ना जाती है, हवा तो पैसेज से जाती है. रिब केज इज फॉर्म बाय स्टर्नम एंड लंबर वर्टेब्रा, नो, अभी बताया, रिब केज इज फॉर्म बाय थोरासिक वर्टेब्रा. ओके, तो ये स्टेटमेंट गलत. सो बच्चा लोग, आंसर क्या बनेगा? फोर्थ इज द करेक्ट आंसर. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. Trachea is a straight tube extending up to the mid-thoracic cavity, which divides at the level of 5th thoracic vertebra, 3rd thoracic, 5th lumbar और 5th cervical vertebra. बेटा आपका जो ट्रैकिया है वो मिड थॉरेक्स में, मतलब सेंटर ऑफ द थॉरेक्स. ओके, और ये कहाँ पर डिवाइड होता है? दो ब्रोंकाई में. ये डिवाइड होता है 5th thoracic vertebra, जहाँ होता है, किया था ना कि ये ट्रैकिया है और ये दो ब्रोंकाई में खुलेगा. ओके, ये कौन सा लेवल है? 5th thoracic vertebra. तो इसका आंसर बेटा क्या बना? 1. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन कॉन्टैक्ट विद, सो हमने प्लूरा किया था. प्लूरा क्या था? अगर ये लंग है बेटा, लंग के ऊपर डबल कवरिंग है, डबल मेम्ब्रेन है, जिसे हम प्लूरा कहते हैं. इसकी जो अंदर वाली लेयर है ये किसके कांटेक्ट में होगी बेटा? लंग्स के. बाहर वाली किसके कांटेक्ट में होगी? थोरासिक कैविटी या वॉल के में. तो यहाँ पे इसने इनर का पूछा है, तो बेटा आप क्या लिखोगे? लंग सरफेस. तो आंसर हुआ बेटा इसका 1. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 एंड 2. कॉलम 1 और 2 दिया है बेटा, इधर देखो. पहले में गिल्स है, सेकंड में लंग्स, तीसरे में सिंपल डिफ्यूजन बाय बॉडी सरफेस, फोर्थ में क्यूटेनियस. गिल्स की रेस्पिरेशन फिश से होती है, ठीक है, ये इधर फर्स्ट का आ गया फिश. लंग्स किस में होता है बेटा? एव्स में. एव्स क्या होते हैं? बर्ड्स. सिंपल डिफ्यूजन बॉडी सरफेस फ्लैट वर्म्स एंड क्यूटेनियस विद अर्थवर्म. तो इस तरह से आप सॉल्व कर लेना. ओके, राइट. तो इसका क्वेश्चन बड़ा मस्त बनता है क्योंकि एनिमल किंगडम में भी आता है ना बेटा ये. सो ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जो 2-3 चैप्टर में फॉल करते हैं, तो उनके चांसेस पेपर में आने ज्यादा होते हैं. तो ये हुआ बेटा आपका मैच द फॉलोइंग. नेक्स्ट. डैश हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स और ट्रैकियल ट्यूब्स टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी. एम्फीबियंस, इंसेक्ट्स, एव्स एंड रेप्टाइल्स. किसमें ट्रैकिया होता है, ट्रैकियल ट्यूब्स होते हैं? आपको पता है, आपके कॉकरोच में होता है ना बेटा, राइट. तो कॉकरोच एक इंसेक्ट है, तो आंसर बना बेटा 2. एम्फीबियंस में लंग्स होते हैं, एव्स में लंग, रेप्टाइल्स में लंग. एम्फीबियन में अगर फ्रॉग की बात करें उसमें तो और भी वेज होते हैं, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं. तो इसका आंसर बना बेटा आपका 2. ऑलराइट, चलो. सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट एंड द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में अभी हमें और भी पढ़ना है, ट्रैकियल ट्री वगैरह पढ़ना है. सो दैट विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट सेशन, जिसमें alveoli and everything will be discussing everything. So the only funda about learning this is क्या है बेटा, कैसे पढ़ना है, कैसे करनी है ह्यूमन फिजियोलॉजी. दैट यू हैव टू रिवाइज, यू हैव टू मेक वेरी वेरी गुड नोट्स एंड रीड दी NCERT. एंड आपने मुझे फर्स्ट क्लास में ही प्रॉमिस किया था, वो प्रॉमिस जो बच्चे आज पहली बार इसे देख रहे हैं, तो मैं उनसे भी ले रही हूँ कि बेटा आप मेहनत करते जाना, मेरे साथ साथ मेरा साथ देना, तो आपको सक्सेस की तरफ ज़रूर पहुँचाएंगे. ऑल द वेरी बेस्ट. बाय बाय.